मोहतरम ख्वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। हम आपको तारीख पाकिस्तान एक तरतीब के साथ पढ़ा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कोशिश पसंद आती होगी। आज का हमारा टॉपिक है बहावलपुर ट्रेजेडी 1988। ये टॉपिक नंबर 11 का लास्ट लेक्चर है ज़ियाउल हक एंड पाकिस्तान का, और लेक्चर नंबर 72 है पाकिस्तान अफेयर्स का। तो मोहतरम ख्वातीन हज़रात, 17 अगस्त 1988 को ज़ियाउल हक बहावलपुर के करीब जहाज के हादसे में इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनका इंतकाल हो गया। वो फौज की वर्दी पहने हुए थे और उनके देगर चंद साथी भी उनके साथ थे। जनरल जिनमें ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और दूसरे आर्मी ओहदेदार मौजूद थे। खैर, ज़ियाउल हक को शहीद भी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आर्मी यूनिफॉर्म में शहीद हुए थे। इसके अलावा 2 अमरीकी सफीर भी ज़ियाउल हक के साथ जहाज में मौजूद थे, जो इस हादसे का शिकार हुए और इंतकाल कर गए। जनरल मिर्जा असलम बेग, जो कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो वहां मौजूद थे मगर तैयारे में सवार नहीं हुए, और C-130 प्लेन था, उसमें वो सवार नहीं हुए। और वो इस बात को मानते हैं कि बाद में वो एक दूसरे जहाज से वहां से गुजर रहे थे और हादसे की जगह पर उन्होंने जहाज को जलते हुए भी देखा और वहां रुके नहीं बल्कि इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए थे। अब ज़ियाउल हक का जानशीन कौन होगा और हुकूमत किसके पास आएगी, ये तय करना था। तो उनका वहां पर रुकना भी नहीं बनता था, क्योंकि ताकत का नशा इंसान को अंधा कर देता है। रिश्तेदार बुला देता है तो वो तो फिर ज़ियाउल हक थे। तो सब लोग इस्लामाबाद इकट्ठे हो गए थे कि आगे क्या करना है, क्या करना चाहिए। कुछ लोग इस बात पर मुत्तफिक थे कि मुल्क में दोबारा मार्शल लॉ लगा दिया जाए, और उनमें सूबा सरहद यानी कि आज का खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जनरल फजले हक भी शामिल थे। अलबत्ता वहां पर मिलिट्री चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग भी मौजूद थे और वो मार्शल लॉ के मशवरे पर आमादा नहीं थे। आइन के मुताबिक अगर सदर का ओहदा मौत की सूरत में या किसी और वजह से खाली हो जाए तो चेयरमैन सेनेट मुल्क के सदर की हैसियत से काम करते हैं, और जब तक के नया सदर ना आ जाए। तो चेयरमैन सेनेट गुलाम इसहाक खान मुल्क के सदर बन गए और मिर्जा असलम बेग मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से काम करने लगे, और दोनों एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे ताकि अच्छे तरीके से वो अपने मामला चला सके। और अगर वो एक दूसरे की मदद करते हैं तो इसमें इन दोनों की भलाई है, और दोनों इसी बात पर आमादा थे। तो एक दूसरे की मदद करना एक नेचुरल चीज भी है और एक दूसरे के लिए अच्छा भी है। ज़ियाउल हक को उनके करीबी दोस्त ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं देखते थे, बल्कि उनको लगता था कि वो एक आर्जी हैसियत से काम कर रहे हैं, मगर वो 10 साल से भी ज्यादा मुल्क के हुक्मरान बने रहे। और ज़ियाउल हक ने मेहनत की और अपने इर्द गिर्द बहुत से माहिरीन जमा किए। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं सोशियोलॉजी को नहीं जानता और मुझे उसके बारे में फैसला करना है, तो मैं सोशियोलॉजी का एक्सपर्ट अपने लिए हायर कर लूंगा और उसके साथ वक्त गुजार के, उससे सीख कर, उसके साथ डिबेट करके, डिस्कशन करके मैं अच्छा फैसला करने के काबिल हो सकता हूँ। तो इस तरह ज़ियाउल हक भी अपने इर्द गिर्द माहिरीन जमा कर लेते थे। उन्होंने जमा किए हुए थे, इनसे सीखते भी थे और काम भी लेते थे। तो ज़ियाउल हक ने उनसे सीखा और काम किया, और वो मुल्क के 12 साल हुक्मरान रहे तकरीबन। और ये सब से ज्यादा मुद्दत की हुकूमत है जो एक हुक्मरान ने की है। इसके अलावा उनका इखलाक अच्छा था। वो दोनों हाथों से सलाम लेते थे, यानी कि अगले का एक हाथ अपने दोनों हाथों में दबाकर सलाम लेते थे, और अपना जो उनका विजिटर होता था उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलना और उसको गले लगाना, इन तमाम चीजों ने उनको एक लिविंग लेजेंड बना दिया था हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में। तो 17 अगस्त 1988 को ज़ियाउल हक जो थे इस दुनिया से इंतकाल कर गए थे, और उनकी वफात के बाद 1999 तक मुल्क में जमहूरियत रही थी, और उसके बाद फिर मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था। और हमें ज़ियाउल हक के इंतकाल के बाद बेनज़ीर और नवाज शरीफ नजर आते हैं इक़्तिदार की ताकत में, सियासी खेल में। और हमारा अगला टॉपिक भी वही है। तो ज़ियाउल हक ने 16 नवंबर और 19 नवंबर यानी कि 16 एंड 19 ऑफ नवंबर को मुल्क में इंतखाबात करवाने का भी ऐलान कर रखा था कि वो 16 नवंबर को मुल्क में इंतखाब कराएंगे, और 19 नवंबर को भी 16 नवंबर को नेशनल असेंबली का इंतखाबात होंगे, और 19 नवंबर को
प्रोविंशियल असेंबलीज के इंतखाबात होंगे। और इसके अलावा इससे पहले कि कुछ ऐसा होता उनकी हादसाती मौत हो गई, और इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्शियल थ्योरीज भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मिर्जा असलम बेग ने ऐसे किया, गुलाम इसाक खान भी इसमें मौजूद थे, कुछ लोग अमेरिका को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, कुछ लोग इसराइल को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, कुछ लोग इंडिया के भी बीच में मुलविस लाते हैं, कुछ लोग जो थ्योरी बनाते हैं वो एक ट्राइंगल की सूरत में बनाते हैं कि अमेरिका, इसराइल एंड इंडिया, ये एक ट्राइंगल बनाते हैं, और फिर जब एक बड़ी ताकत हो तो वो मोहरे और जो सिपाही है वो तो रखती ही है, और वो उनसे अपने काम निकलवाती है। तो हिस्ट्री के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, और हमें हमेशा पेपर के अंदर, खास तौर पे सीएसएस के एग्जाम्स के अंदर, वो हिस्ट्री लिखनी होती है जो कि एंटी स्टेट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट ना हो, जिसके ऊपर नेशनल इंटरेस्ट हर्ट ना होता हो। तो हमने हमेशा पेपर के अंदर वो बात लिखनी होती है। तो यहाँ पर आपके साथ कुछ पीस ऑफ न्यूज़पेपर्स हैं जो आपके साथ शेयर किए हैं, जिनमें से एक डॉन का है और एक दूसरा न्यूज़पेपर है, जिसमें ज़ियाउल हक का जो इंतकाल था हवाई जहाज के हादसे में, तो उसके बारे में जो न्यूज़पेपर में खबरें छपी थी वो यहाँ पर आपको दिखाई जा रही हैं। तो यह आज का लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल पर बार बनाने के लिए, वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल आपकी मदद करता होगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।